हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं फेस्टी नंबर 22 पेपर नंबर 2। क्वेश्चन 1 देखिए, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया है? विच गैसेस इज एब्सॉर्ब टू द मैक्सिमम अमाउंट बाय एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन पे कौन सा गैस मैक्सिमम अमाउंट में एब्सॉर्ब होगा? कैसे आइडिया लगेगा? तो सिंपली आप देख लो कि जो कंपाउंड दिया गया उसके अंदर पोलैरिटी कितनी है। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो इजीली एब्सॉर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो गैसेस मेंशन है, हाइड्रोजन जो कि लेस पोलर होगा, ऑब्वियस है कैसे, हीलियम, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से ये इंटरेक्शन जो सरफेस है, चारकोल का जो सरफेस है यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन का सरफेस है, उस पे इजीली जाकर ये अट्रैक्ट हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है, और इसकी वजह से जो बोल सकते हैं हम लोग कि इस गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो अमाउंट होगा ऑन द एक्टिवेटेड कार्बन वो ज्यादा होगा। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोसीड करें तो देखिए आप इसमें, अ सर्टेन इंस्टेंट अ पीस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल कंटेंट 6 × 10⁻11 moles of atom, the T half of material given that is 69.3 days, calculate the number of disintegration per second। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ disintegration per second, that is dN/dt, ठीक है, that is equal to -kN, ठीक है। तब हम लोग को ये चाहिए होगा जो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इसके लिए चाहिए होगा। वो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान है यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए इन्होंने टी हाफ दे रखा है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं 0.693/k, सॉरी टी हाफ, दैट विल गिव द k वैल्यू। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, दैट इज 69.3। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 10⁻²। ध्यान रहे कि ये डेज में, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, k की वैल्यू हो गई 10⁻², माइनस साइन रख लो आप। n की वैल्यू अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने मेंशन किया एटम का, दैट इज 6 × 10⁻11, और यहाँ पे जो आपका ऑब्वियस कैसे कि इस मोल्स को एटम में कन्वर्ट करोगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 6 × 10⁻23। ये हो जाएगा 36 × 10⁻10। क्या ये करेक्ट है? क्या आंसर करेक्ट है? नहीं। यहाँ पे ये पर डेज में हम लोग को चाहिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? तो हम लोग को पता है कि जो है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और उस आवर्स में 60 मिनट में आपका 16 सेकेंड, हर मिनट में 60 सेकेंड। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 10⁸/24। क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? आयोडीन NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखना आप ध्यान से, तो NaOH के साथ रिएक्शन में गया, मैं बैलेंस रिएक्शन दिखा देता हूं, आप बैलेंस करते रहना इसको। तो ये हो गया 5Ni, ठीक है, देन NiO3 और साथ में H2। क्लियर है बात? अब ये जो है रिएक्शन आपके सामने है। अब कैसे निकाला जाए, इसको कैसे पता किया जाए? तो यहां पे देख लो कि I2 I में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर जो हम लोग देखने को मिलेगा, दैट विल बी 1। यहां से अगर कंसीडर किया जाए दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? ये कन्वर्ट हो रहा है, तो देखें आप, तो इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, कितना n फैक्टर हो जाएगा? तो ये यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे -1 है, इस वजह से मैंने लिखा n फैक्टर 1, यहाँ पे n फैक्टर 5 हो जाएगा। क्लियर सी बात है? अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल सा केस जाता है इसके लिए कि m/1, क्यों? क्योंकि n फैक्टर 1 है। सिमिलरली m/5, क्यों ऐसा हुआ? कि बिकॉज n फैक्टर दूसरे केस में 5, ठीक है। अब आप देखो ये आपका आ जाएगा 6m/5 इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे आप 6/5 मॉलिक्यूलर वेट रख दो NaOH का, दैट विल बी 40, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, 8 × 6, दैट विल बी 48। तो 48 आपका इस केस में हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक सोडा, दैट विल बी 48। ये कहां से आया? तो बिकॉज एक के केस में n फैक्टर 1 है और एक के केस में n फैक्टर 5 है, तो अब ऐसा केस है कि मोलर मास डिवाइड बाई 1 इन द फर्स्ट रिएक्शन, मोलर मास डिवाइड बाई 5, दोनों का ऐड कर देंगे तो आपका जो है इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे
बोला गया कि डी ब्लॉक मेटल्स हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड हैज फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल होने का मीनिंग क्या हुआ कि डी ऑर्बिटल भी फिल्ड हुआ, तभी ये पॉसिबल है। यानी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिया है D10 और S2, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दैट केस विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स रिफाइनिंग। तो इस कैटेगरी में जो मेटल्स आएंगे जैसे जिंक हो गया या मरकरी हो गया, ये सभी मेटल्स आएंगे। अब इसमें क्या है कि फील्ड डी ऑर्बिटल की वजह से, फील्ड डी ऑर्बिटल की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है स्लाइटली कम होता है इन दैट ग्रुप। अब ये कम होने की वजह से इसको इजीली हम लोग कौन से प्रोसेस के लिए ले जा सकते हैं, सुटेबल मेथड विल बी डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, डिस्टिलेशन के लिए लिया कंसीडर किया जा सकता है। और अगर हम लोग देखें तो डिस्टिलेशन हम लोग के ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज बी। इन मेटल्स को अगर रिफाइन करना है तो वी हैव टू गो फॉर द डिस्टिलेशन, बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 में सी करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखो जोन रिफाइनिंग दिया हुआ है, वन आर्कल प्रोसेस दिया हुआ है, मॉन्ट्स प्रोसेस चल रहा है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए किस मेटल के लिए, रिस्पेक्टिव मेटल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि विच चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन अबाउट H3BO3, इग्नोर द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम लोग को नहीं देखना है, बट देखना है किस तरीके से ये रिएक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करेगा H3BO3। हम लोग को पता है कि ये एक लेविस एसिड है, OH माइनस जाके अटैक कर जाएगा और ये कंपाउंड कुछ ऐसे फॉर्म कर लेगा BOH, OH, ठीक है, OH 4 टाइम्स, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, साथ में सोडियम प्लस। तो यही मेंशन भी किया हुआ है, तो A इज करेक्ट, सॉरी ये नहीं है, ये फर्स्ट इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेकेंड, H3BO3 को इन्होंने D2O के साथ ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, ए भी D2O के साथ बेसिकली ऑक्सीजन इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे कुछ इस तरीके से देखेंगे, OH OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OD आ जाएगा, ऑब्वियस कैसे निगेटिव चार्ज, और साथ में चूंकि ये D प्लस रिलीज करेगा, यहाँ पे ये D3O प्लस फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, साथ में ये फॉर्म कर देगा एनायनिक पार्ट और कैटायनिक फॉर्म। थर्ड की बात करें तो थर्ड केस में दिया हुआ है कि H3BO3 reacted with C2H5OH on heating, जो प्रोडक्ट दे रहा है A और वाटर दे रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 by 1 OH ग्रुप रिप्लेस होते जाते हैं। तो बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, OC2H5 OC2H5 OC2H5। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिस प्रोडक्ट A also given by when B2H6 reacted with ether। ये भी रिएक्शन देखने को मिलता है, हम लोग जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराए होंगे, तो इसमें जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं C2H5OH का, तो सिमिलर तरीके का हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म करके दे रहा है OC2H5 OC2H5 और OC2H5, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। तो क्लियरली थर्ड इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, फोर्थ वन, H3BO3 प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस आर द एस्टरिफिकेशन ऑफ बोराक्स। ठीक है, Na2B4O7 को या तो आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, या एसिडिफिकेशन कर लो, तो आपको जो है ये दे देगा H3BO3। ठीक है, H3BO3, दिस इज आल्सो करेक्ट, फोर्थ वन इज आल्सो करेक्ट। तो क्लियरली वी कैन गो विथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन दैट केस। यहाँ पे किस में मेंशन किया है, डी में मेंशन किया गया है, तो डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप क्या मेंशन किया है कि अगर मेटल विथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड X। ठीक है, तो X टर्न्स क्रोमियम क्लोराइड सोल्यूशन येलो, जो क्रोमियम क्लोराइड्स का सोल्यूशन होगा वो येलो में कन्वर्ट कर देगा। X टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, एंड देन व्हाइट ऑन रिमूविंग 2 moles फ्रॉम द 2 moles from 1 mole of anionic part of X in a gaseous state, 1 mole diatomic gas is obtained। यहाँ पे जो मेटल दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, हम लोगों ने लैब में भी कराया होगा ऐसे रिएक्शन को कि सोडियम क्या होता है, जब सोडियम को हम लोग ट्रीट करते हैं क्रोमियम क्लोराइड के साथ में, तो ये फॉर्म करता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, और ये जो सोल्यूशन होता है येलो कलर का सोल्यूशन फॉर्म करता है। सिमिलरली अगर इसको लेड एसीटेट के साथ फर्दर आप ट्रीट करोगे तो ये फॉर्म कर लेगा लेड एसीटेट, जो कि आपको प्रेसिपिटेट दे देगा।
तो यहाँ पे जो है वही बोला है कि सोल्यूशन का जो कलर है वो येलो हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO4। और तो कोई हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जो Na2CrO4 के साथ देखते हैं कि येलो कलर का ये सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो क्लियरली द मेटल इन द केस ऑफ 6 इज गोइंग टू बी आवर सोडियम। Sodium will be metal and B option will be correct for question number 6. Now in question number 7 में देखें हम लोग, तो choose the incorrect order. Incorrect order choose करना है। पहला सल्फेट का कंसीडर करें आप। सल्फेट के केस में SO4 माइनस बॉन्ड एंगल जो कि हम लोग देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको भी बॉन्ड एंगल 109 के क्लोज होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल इज इक्वल, बिल्कुल दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट। Now next moving to next one, SO2 के केस में जो बॉन्ड लेंथ है नॉट एंगल, the bond length in SO2 is equal to greater than bond length of SO3। सही है बिल्कुल। कैसे क्या लॉजिक रख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड होगा वो शॉर्टर होते जाएगा बिकॉज का जैसे ही सेंट्रल एटम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, जो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो शॉर्टर होते जाता है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर बोल सकते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड ग्रुप है उसके साथ में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। बिल्कुल दिस इज करेक्ट ओनली, ठीक है, दिस इज करेक्ट, दिस करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप PS3 जो कि बॉन्ड एंगल दिखाएगा 107 के आसपास में, और NH4 जो कि sp3 दिखाएगा। तो अब इस केस है कि बॉन्ड एंगल इस केस में ज्यादा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप है ना, इसमें तो एटलीस्ट रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। एक ही इनकरेक्ट हो जाता है जिसमें XgF2 में बॉन्ड लेंथ बोला है XgF4 से लेस होगा, Xg अपोजिट रेस होगा। वंस अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है कि जीनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में ज्यादा है कंपेयर टू दिस जीनॉन, और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाएगा। तो क्लियरली फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते चलते हैं, और कुछ इसमें करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन किया गया है कि R और S ये दिए हुए हैं, और जब इसको हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो R या S किसी एक को भी, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है R और S। इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये फॉर्म कर रहा है प्रोपेन, CH3 CH2 CH, प्रोपेनल फॉर्म कर रहा है। क्लियर सा आइडिया है कि अगर प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाए, केवल ओनली प्रोपेनल दे रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसके अलावा हो सकता है कि आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो कि ये सिस दिखाई या ट्रांस दिखा सकते हो, यही तो पॉसिबिलिटी है, चाहे वो सिस रहे या ट्रांस रहे, फाइनली तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा हम लोग डबल बॉन्ड के अलावा सिस और ट्रांस सोच सकते हैं, यही दोनों प्रोडक्ट R और S हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, सिस और ट्रांस के बीच में। बेसिकली these are going to be geometrical isomers of each other, and if they are geometrical isomers of each other, clearly we can go with option C for the question number 8. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड MCPB। दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका हम लोगों ने कई जगहों पे यूज किया, खासकर इपॉक्साइड के फॉर्मेशन में भी यूज किया, डबल बॉन्ड के लॉन्ग एडिशन के लिए यूज किया गया था, और एक जगह पे इसको हम लोगों ने कंसीडर किया था जब हम लोग एस्टर में कन्वर्ट कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड को। उसी का ये एक रिएक्शन है कि अगर मान लो इसको आप ट्रीट करते हो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड को एसीटोन के साथ में, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इंसर्ट कर जाएगा कार्बोनिल और कार्बन एडजेसेंट कार्बन के बगल में। वहां पे डिस्कस किया होगा कि कौन से कार्बन के साथ ये जाकर जुड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा लाइक दिस इज गोइंग टू बी आवर एस्टर, और साथ में जो प्रोडक्ट जो जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा मेटाक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बार मैकेनिज्म देख सकते हो कि किस तरीके से ओवरऑल ये रिएक्शन प्रोसीड किया गया होगा, किस तरीके से जो है ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच इंसर्ट कर गया होगा। अब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर देखो तो इस केस में जो है ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है और साथ में रिडक्शन अकर हो रहा है, तो क्लियरली वी कैन कंसीडर दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये इज करेक्ट। वन ऑफ द प्रोडक्ट शो पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, बिल्कुल सही है, द कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सी ऑप्शन की बात करें, वन ऑफ द प्रोडक्ट शो सैप्नोफिकेशन, इसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो सैप्नोफिकेशन दिखा सकता है, एस्टर।
एस्टर को हम लोग बोलते हैं जब रिवर्स होता है इसको हम लोग सैप्नोफिकेशन बोलते हैं, कि इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैप्नोफिकेशन, और इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये एस्ट्रिफिकेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैप्नोफिकेशन। तो ये भी करेक्ट है। देन स्पीसीज एक्स रिएक्ट विथ साइक्लोहेक्सिन, जो स्पीसीज एक्स है साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो हम लोग का मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है यही एक्स है। इसको अगर आप साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, साइक्लोहेक्सिन के साथ में, तो इन दैट सिनारियो ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस। उसके बाद इसको बोला गया कि वी आर गोइंग फॉर हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाइऑल्स में। ठीक है, ये तो एक OH यहाँ पे बेसिकली वाटर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो OH OH आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे शायद हम लोग एंटी एडिशन कराते हैं, एंटी एडिशन होता है दोनों को। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा, डाइऑल फॉर्म करके आ जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ABCD। तो इसमें हम लोग देखें तो C में पूरे पूरे दिए हुए हैं ABCD, ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। तो यहाँ पे ये टर्मिनल एल्काइन दे रखा है, ठीक है, दिस विल आल्सो कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, और एक दिया हुआ इन्होंने OH ग्रुप। ठीक है, OH। अब देखिए इसको रिएक्ट कराया है 2 मोल्स ऑफ सोडियम अमाइड, सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराया है 2 इक्विवेलेंट। अब इसका पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको डीप्रोटोनेट कर देगा। तो डीप्रोटोनेट करके ये फॉर्म करेगा कार्बन है लाइक दिस, और ये फॉर्म कर लेगा दिस। ठीक है, अब केस क्या है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है पहले CH3I के साथ। बस ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि CH3I के साथ जब मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं तो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होगा ये कौन करेगा, ऑक्सीजन माइनस करेगा या कार्बन माइनस, जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो करेगा। कार्बन हम लोग को पता है कि निगेटिव अपने ऊपर उतना स्टेबलाइज नहीं कर सकता है जितना ऑक्सीजन, इस वजह से ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। और फाइनली जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, CH3 ये O माइनस। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है इथाइल आयोडाइड के साथ में, इथाइल आयोडाइड। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहां से I माइनस चला जाएगा, और करेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, CH3O, और यहां से इसको C2H5। ठीक है, ये हो गया OC2H5। ध्यान रहे इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज ये कायरल सेंटर तो अफेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए आप क्या बोला गया है कि इसको फर्दर ट्रीट किया गया, अभी भी रिएक्शन बाकी है, इसको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और क्यूनोन, ठीक है, पॉइजन विद सल्फर। हम लोग को पता है कि इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में। और सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो वो CH3। अब पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स इज पॉसिबल। इसके अलावा तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, सिस है, इसके अलावा भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। रहा ये वाला केस, ठीक है, तो अब ये केस है, इसके अलावा हम लोग R और S देख सकते हैं। 2 के अलावा तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया ना, इसके अलावा R और S देख सकते हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इस केस में 2 हो गया, और कुछ करने के लिए नहीं है। 2 विल बी स्टीरियो आइसोमर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि द आंसर विल बी A इन दैट केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, पहले हम लोग 11 को ट्राई करते हैं, देन 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA ऑन द ट्राइट्रेटेड विथ NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्राइट्रेट किया जा रहा है, जो HA एक वीक एसिड। ठीक है, द इक्विवेलेंट पॉइंट आर रीच व्हेन 40 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज एडेड। यानी मैं बोल सकता हूं ये 4 मिलीमोल्स लिया गया होगा, ये भी तो रिएक्शन के अंदर 4 मिलीमोल्स ही होगा, ये भी तो 4 मिलीमोल्स ही प्रेजेंट होगी। क्लियर है बात, 4 मिलीमोल्स। अब इसको रिएक्ट किया गया तो Na फॉर्म करेगा, Na प्लस वाटर। क्लियर है बात। अब क्या बोला गया है कि नाउ 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड। तो अगर 20 ml यानी कि 2 मिलीमोल्स HCl आप ऐड करते हो तो ये फॉर्म कर लेगा NaCl along with H। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा अब आपका 20 मिलीमोल्स, ऐसे HA हो गया 20 मिलीमोल्स, और यहाँ पे सॉरी 2 मिलीमोल्स, ये हो गया 2 मिलीमोल्स ऑफ HA। तो सोल्यूशन के अंदर आप देखो एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, क्योंकि अब तो ये रिएक्ट करके जो है 2 मिलीमोल्स फॉर्म कर लेगा ना। तो क्या क्या आंसर दिया हुआ है पहले इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है द पीके ऑफ पीके वैल्यू फॉर वीक एसिड HA इज 5। कैसे निकाला जाए, तो pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, हम लोग को पता है कि सॉल्ट और एसिड इक्वल है, तो ये log 1 के बराबर हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो pK हम लोग को पता करना है, pH they have given that is 5, तो clearly we can consider they have mentioned pK value of weak acid HA is 5, clearly option A is correct। now अगर जो है B की बात करें तो B में बोला गया है कि 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl is left। HCl तो ऑलमोस्ट सभी कंज्यूम हो गए ना, सभी कंज्यूम हो गए, तो ये तो गलत हो जाता है ना, B is incorrect। C की बात करें तो C में बोला है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी सोल्यूशन इज फॉर्म। बिल्कुल, जब सॉल्ट और एसिड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल हो जाते हैं गिवन सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे बफर कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, तो C इज करेक्ट। डी की बात करें 2 मोल्स ऑफ NaCl इज फॉर्म, 2 moles of NaCl is formed, नहीं 2 millimoles of NaCl will form, not 2 moles of NaCl will form, तो D is also incorrect। हम लोग बोल सकते हैं कि for question number 11 option A and C is correct। now moving to question number 12, इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है कि in different experiment a solution obtained by mixing 20 ml of 0.2 molar NaOH with react with 20 ml of 0.2 molar HA। तो HA रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ में, ठीक है, ये हम लोगों ने लिया है दैट इज 4 मिलीमोल्स, इसको रिएक्ट कराया हम लोगों ने 4 मिलीमोल्स के साथ में, ठीक है। तो ये फॉर्म कर रहा है Na along with H2, Na along with H2, ये भी 4 मिलीमोल्स ही फॉर्म करेगा। अब ये ऐसा कैसे कि सभी कंज्यूम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सिंपल सा सोल्यूशन का नेचर पहचानो। किसी भी आयनिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के लिए अगर आपको अप्रोच रखना है तो आपको देखना होगा कि सोल्यूशन का नेचर क्या है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा HA कंज्यूम हो गया। यहाँ पे क्या था, जैसे देखो आपने बोला कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है और एक वीक एसिड प्रेजेंट है, वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम लोग बफर के सोल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि केवल सॉल्ट इज प्रेजेंट और सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। ध्यान है यहाँ पे KW इन्होंने 10⁻13 दे दिया, तो उस केस में आपको जो है थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं pH फॉर दैट केस, तो pH हो जाएगा 1/2 pKW, ठीक है, प्लस pKa प्लस log 3। pK they have mentioned that is 10⁻, pKa they have mentioned 10⁻5, तो इसको अगर कंसीडर किया जाए तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा क्या आपका 5, और log C कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। कैसे, तो कंसेंट्रेशन 4 मिलीमोल्स है। अब वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम आपका जो है 20 + 20 40 ml हो गया। यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 0.1, तो log 0.1 की बात करें तो ये हो जाएगा -1। तो देख लो आप 18 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 17 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 8.5। तो देख लो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कंसेंट्रेशन ऑफ Na इन द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज 4 मोल, वो तो गलत है, 0.1 मोलर है कंसेंट्रेशन, तो ए इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ए इनकरेक्ट हो गया। देन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ A - is 10⁸. ये कैसे अप्रोच किया जाए, तो आपको पता है कि जो है हाइड्रोलिसिस KH को लिखा जा सकता है KW/K, तो हो गया आपका 10⁻30 और ये हो गया 10⁻5, दैट विल गिव 10⁻8। ये तो करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। देख लो, तो pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन इज 9, नहीं, pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन इज 8.5। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, दैट इज ए, और साथ साथ हम लोग सी कंसीडर कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, दैट इज कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 and 14, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि X गैस जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ए गैस फॉर्म कर रहा है अलॉन्ग विथ अदर प्रोडक्ट। Y aqueous जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, वंस अगेन ये गैस अलॉन्ग विथ सल्फर फॉर्म कर रहा है YPPT, ये अलॉन्ग विथ अदर प्रोडक्ट क्लियरली। Z aqueous डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया और C गैस फॉर्म किया अदर प्रोडक्ट। देन A गैस और C गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सल्फर फॉर्म कर रहे हैं H2। कुछ इसमें आपको लिंक चाहिए होगा इसको करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रॉब्लम करने के लिए आपको एक बार जो है हिंट चलना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे X aqueous की बात किया है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें जाते हैं कि सल्फाइड जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ में,
ये कन्वर्ट कर देगा इसको SO2 गैस along with some other product ये फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Y एक्वस, ये होता है H2O3 थायोसल्फेट, जो कि सल्फर जनरेट करेगा। SO2 तो जनरेट करेगा ही, साथ साथ में सल्फर जनरेट करेगा। तो यहाँ से आइडिया लग जा रहा था कि हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि सॉल्ट ऑफ सोडियम, तो सोडियम के साथ साथ जो एनायन प्रेजेंट है वो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर एज अ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये हो गया आपका X, ये हो गया Y, और ये हो गया आपका E। ठीक है, X, Y और E। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है जेड एक्वस, जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा होगा सल्फाइड, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस फॉर्म करेगा H2। ठीक है, तो ये जो गैस फॉर्म किया इसको बोला गया है C along with other product। अब A और C को आपस में रिएक्ट कराया गया SO2 प्लस H2S, जो कि क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट कर देगा आपका गैस, जो कि है यहाँ पे सल्फर और साथ में H2O आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा लिंक आपको इस रिएक्शन से ही मिलेगा कि SO2 और H2S आपस में रिएक्ट करके सल्फर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड किया जा सकता है कि ये सभी सल्फर के ही कंपाउंड है, चाहे वो थायोसल्फेट हो जाए या सल्फाइट हो जाए या आपका सल्फाइड हो जाए। तो ये सभी केसेस हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट होगा। क्या बुलाया गया है कि एसिडिफाई वाई डीकलराइज, एसिडिफाई जो वाई, ये हम लोग बात करें वाई डीकलराइज MnO4 सोल्यूशन, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा ना, बिकॉज जो MnO4 माइनस है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जब ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद ये डीकलराइज होने जा रहा है MnO4 माइनस। ठीक है, C इज H2S, C जो गैस है वो हमारा H2S, बिल्कुल सही है। A इज SO3, ठीक है, A इज SO3, इट इज नॉट SO3, इट इज SO2, वही हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है। C इज इनकरेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 14 की बात करें तो 14 के केस में बोला है क्या है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग C गैस, जिसमें कि जो C गैस है उसके रिगार्डिंग दैट इज H2S, इट अंडरगो कंबस्टन टू प्रोड्यूस सल्फर, बिल्कुल सही है ये कि H2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जनरेट करेगा आपका H2। ठीक है, तो इस जनरेट क्या बोला गया, इट अंडरगो कंबस्टन टू प्रोड्यूस सल्फर, बिल्कुल सल्फर प्रोड्यूस कर देगा। इट रिएक्ट विथ A टू प्रोड्यूस सल्फर, A के साथ रिएक्ट करेगा। A गैस क्या है हम लोग का SO2, तो H2S, ये तो आपस ऊपर में ही रिएक्शन लिखा गया है कि SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये जनरेट कर देगा H2O along with सल्फर। ठीक है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, इट टर्न्स फिल्टर पेपर मॉइस्चर विथ लेड एसीटेट इज सोल्यूशन इनटू ब्लैक, हाँ बिल्कुल सही है। ये लेड के साथ सल्फाइड रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर देगा लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT। नन ऑफ दिस, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा, सभी के सभी करेक्ट है, नन ऑफ दिस इज ओनली इनकरेक्ट, तो वी कैन गो विद ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बना हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में देखें तो क्या मेंशन किया गया है कि ये SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन को लेकर बना हुआ है। 15 में बोला गया है कि मेक द करेक्ट रिएक्शन इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। देखिए आप ऑप्शन ए के अंदर, क्योंकि ये दिया हुआ है सल्फर, ये ONA, यहाँ इसको रिएक्ट कराया हुआ है, ऑप्शन बाई ऑप्शन चलेंगे, मल्टीपल करेक्ट है तो यहाँ पे SO इस तरीके से ग्रुप, क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप ऑक्सीजन जो कि इस तरीके से डिलोकलाइज होगा और जो सल्फर पे निगेटिव चार्ज आएगा एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो ये जाके इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ना कि ऑक्सीजन करेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा ना, ये नहीं आएगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, मेजर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ठीक है, CH2 CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियरली ए कैन नॉट बी आंसर। बी की बात कर ले तो बी के केस में कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे CH3 आई। तब देखो ये एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होगा, एच पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, I- यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में इन्होंने ये दिया हुआ है, क्या इसके अलॉन्ग इस कार्बन के अलॉन्ग रिएक्शन हुआ नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्यों चेंज होगा वाला, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना, तो दिस आल्सो कैन नॉट बी करेक्ट। ध्यान दें, कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन पे रिएक्ट नहीं हुआ, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया है, तब ये से केस है कि जो कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग दिस कार्बन है वो रिटेन करेगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, तो सी के केस में क्या है, इन्होंने रिएक्ट कराया है आयोडीन विथ एसीटोन, ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये I- जाएगा, यहाँ से ये जनरेट करेगा, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। NaBr एसीटोन के प्रेजेंस में अगर देखो, एसीटोन एज ए सॉल्वेंट है,
तो बी आर माइनस क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ऐसा होगा क्या, बी आर माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, बी आर और एन, क्या ऐसा होगा, नहीं, अपोजिट वे से भले हो सकता है कि आई माइनस इसको रिप्लेस कर दे, आई माइनस रिप्लेस करके NaBr फॉर्म कर दे, अपोजिट वे से नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने फिंकल्स्टीन-एशोर्ट्स रिएक्शन कराया तो वहां पे भी यही कहानी थी कि क्लोराइड का फॉर्मेशन, हम लोग फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते थे, आयोडाइड का फॉर्मेशन करते थे इस वाले रिएक्शन में, ना कि आयोडाइड से ब्रोमाइड फॉर्म कर सकते थे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। डी की बात करें तो डी के केस में हमारा OH दिया हुआ है, पिरिडीन दिया हुआ है एज अ सॉल्वेंट, पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट दिया हुआ है, SOCl2 दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल सा कैसे SOCl2 के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, Cl माइनस रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा SO डबल बॉन्ड OCl। यहाँ से ये D इज करेक्ट, D इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। 16 देख लें, क्वेश्चन नंबर 16 में तो यहाँ पे 16 के अंदर दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्फिगरेशन अबाउट कायरल सेंटर इज रिमेन सेम। देखा जाए इसमें क्या रिएक्शन होगा। पहला ऑप्शन देखिए आप, H मिथाइल ड्यूटीरियम OH, ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया है सोडियम के साथ में, तो ये फॉर्म कर लेगा सोडियम, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये इसको रिएक्ट कराया हुआ है इन्होंने CH3Br के साथ में, तो क्या अगर मान लो ये रिएक्शन में कराऊं, जैसे ऊपर मेंशन किया गया कि ये कायरल सेंटर तो रिएक्शन में गया ही नहीं ना, दिस कायरल सेंटर रिमेन अनअफेक्टेड, तो यहां में भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेन ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज अलोंग द कायरल सेंटर। तो ए के केस में ये है। बी के कहानी देखे थे हम, बी के केस में क्या होगा, तो बी में H मिथाइल ड्यूटीरियम OH, यहां पे SOCl2 यूज किया हुआ है और SOCl2 के बाद CH3ON, ठीक है, SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा, SNI के थ्रू रिएक्शन होता है, तो SNI के थ्रू जब ये रिएक्शन जाएगा तो ये इसको पहले कन्वर्ट कर देगा क्लोराइड में, ठीक है, HCl। अब यहां पे क्या होगा कि ये SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होगा, लेकिन जैसे ही इसमें सेकेंड स्टेज में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा CH3ON, यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो अब ऐसा कैसे है कि यहां पे क्या देखोगे कि इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस एंड नॉट द रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली सी की बात कर लें तो सी के केस में देखिए आप, ड्यूटीरियम दिया हुआ है, H मिथाइल दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, इसको इन्होंने PCl3 के साथ ट्रीट किया हुआ है। PCl3 क्या करेगा, यहां से फ्लोरीन जुड़ जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे एक इन्वर्जन टेक्स प्लेस होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होगा, यानी कि मैं इसको दिखाना चाहूँ, जैसे पूरा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यहाँ से जब आप रिएक्शन कराओगे ना तो ये Cl के साथ इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, वन इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस जब यहाँ पे Cl आ रहा है, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दूँ। और फर्दर जब आप CH3ONA के साथ ट्रीट कर रहे हो ना तो वंस अगेन फिर से इन्वर्जन होगा। अब हम लोग को पता है कि जब दो बार इन्वर्जन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन फिर से ये रिटेन कर लेगा, अगर दो इन्वर्जन होता है तो रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर सी बात है। तो C विल आल्सो रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन। D के केस में देखा जाए तो D के केस में तो ये है HDETOH, ठीक है, ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कैसे कार्बोकैटायन जाएगा, तो कार्बोकैटायन के साथ ये जब जनरेट होगा तो रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, रैस्मिक मिक्सचर। यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ इज टेकिंग प्लेस। हम लोग को देखना है कि ओनली रिटेंशन टेक्स प्लेस, कॉन्फ़िगरेशन अबाउट कायरल सेंटर इज रिटेन, तो इसमें रिटेन नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हम लोग बोले कि ऑप्शन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ही नहीं किया कायरल सेंटर तो कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया। यहाँ पे क्या हुआ कि पहला रिटेन किया और दूसरा इन्वर्ट हो गया, दो रिएक्शन थे, दो बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सी के केस में क्या हुआ कि दो बार इन्वर्जन हो गया और दोनों इन्वर्जन से इफेक्ट क्या मिला कि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो गया। डी के केस में हम लोग जो है रैस्मिक मिक्सचर देख रहे हैं, मींस इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन दोनों अकर हो रहा है। तो क्लियरली ए एंड सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या मेंशन किया गया है। फ्रॉम द टीएस डायग्राम ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल इंजन, जो कि इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे पूछा गया हीट गेन बाय द सिंक इन किलो जूल पर मोल, कितना हीट गेन करेगा जो सिंक है, कैसे निकाला जाए।
तो अब ये ऐसा केस है, आप जो है हीट जो कि रिलीज हुआ है उसको देख लो, और जो हीट गेन हुआ है नेट जो है निकाल दो आप। टी डेल एस पहले केस के लिए, मतलब 1 to 2 प्रोसेस के लिए टी डेल एस कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 500 माइनस 400 और डिफरेंस आ रहा है कितने का, 100 का, 800 सेंट्रल, यानी कि यहाँ पे 80 किलो जूल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे प्रोसेस के लिए जब यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो है अगर कंसीडर किया जाए ये आ रहा है आपका 40 किलो जूल। तो हीट गेन बाय द सिंक पर साइकिल कितना हो जाएगा ये, तो आप जो है डिफरेंस निकाल दो, हीट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 80 किलो जूल, दिस विल गिव 40 किलो जूल। ये एनर्जी गेन होगी, हीट गेन होगी बाय द सिंक पर साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए। देन क्यू की बात करते हैं, तो क्यू के केस में क्या मेंशन किया गया है, यानी कि इसको अगर कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट भी कर सकते हो। कोई है आंसर, क्लियरली वी कैन गो विथ 3, ठीक है, -40, ये -40, तो 3 विल बी करेक्ट। देन वर्क डन पर साइकिल, इन्होंने वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन क्या हो जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे देखो आप, अब ऐसे कैसे कि जो है ये एक पोजीशन पे आ जा रहा है, तो डेल यू 0 होगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 40 किलो जूल आ जाएगा। कोई है ऑप्शन, फर्स्ट को कनेक्ट किया जा सकता है क्यू के साथ में। आर की बात कर ले, तो आर के केस में बोला है कि इफिशियंसी जो है कितना होगा इस केस में, तो आपको ऐसा कैसे इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करना है, 1 माइनस जो टेम्परेचर है आपका T1 माइनस T2, यही जाएगा T1 माइनस T2, या T2 माइनस T1 हो जाएगा ना इनिशियल टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/800 माइनस 400 माइनस 80, 800, यही तो टेम्परेचर मेंशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, यानी कि इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहो, ठीक है, सही है, 1/2 इफिशियंसी होगा 5, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो 2 के साथ में। सिमिलरली एस की बात कर ले, तो एस में बोला है कि नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट 100 बल्ब्स ऑफ 200 वाट पर सेकेंड, तो अब ऐसे कैसे कि 200 वाट है पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक साइकिल से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है आपका 40 किलो, इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 किलो जूल, 10⁻3, तो सिंपल से कैसे कि 5 साइकिल रिक्वायर्ड होगा, या कैंसिल आउट हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सिमिलर तरीके का प्रॉब्लम है, आपको जो है रिलेट करना है 1 और 2 से और उसके बेसिस पे आंसर निकालना है। जैसे अगर देखो आप P के केस में, तो N2 गैस रिएक्ट विथ 3H2 और ये फॉर्म कर रहा है अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब इस केस के लिए देखो क्या क्या सही हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम, ये तो इससे कोई कोरिलेशन ही नहीं है। डेल एस इक्वल टू डेल यू, इसमें अगर देखो आप डेल यू के बराबर नहीं होगा, बिकॉज डेल एन जी 0 नहीं है। इंक्रीज इन द प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीज इन द प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। देन देखें के सी इक्वल टू के पी आर टी स्क्वायर, ठीक है, तो P का 3 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ऑल दो वो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अब यहाँ पे मेंशन किया है के सी इक्वल टू के पी आर टी स्क्वायर, कैसे निकाला जा सकता है, तो डेल एन जी इक्वल टू इस केस में 2 -2, तो के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, आर टी -2, इसको आप ले जाओगे तो के सी इक्वल टू के पी आर टी स्क्वायर, यही दिया हुआ है रिलेशन बिल्कुल। तो P के केस में आप 4 को कनेक्ट कर सकते हो, P को 4 के साथ में। देन सिमिलरली जाओ आप P का Q के देखते हैं, तो CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2 विल CO2, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्लियरली जो है ये तो हो नहीं सकता। डेल H इज ग्रेटर इक्वल टू डेल यू, ये भी गलत है। इंक्रीज इन द प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल यहाँ पे जो गैसेज मॉलिक्यूल है ज्यादा है कंपेयर टू दिस साइड, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। के सी इक्वल टू के पी आर टी, ये तो गलत हो जाएगा ना, वो तो होगा नहीं। आर की बात करें तो आर के केस में दिया हुआ है कि कार्बन सॉलिड जो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ में और ये फॉर्म कर रहा है CO2, ठीक है, CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, ये तो गलत हो जाता है ना, इट विल अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। देन डेल H इक्वल टू डेल यू, हाँ यहाँ पे डेल एन जी 0 है,
इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि डेल H इज इक्वल टू डेल U। ठीक है, तो ये किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, इसको 2 के साथ में। सिमिलरली अगर S की बात करें, S में जो हम लोग का Ag2 ऑक्साइड है, ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म, इसको हीट करने पे Ag सॉलिड फॉर्म कर रहा है और साथ में फॉर्म कर रहा है हाफ O2। ठीक है, हाफ O2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब देखो, तो एडिशन ऑफ O2 डज नॉट अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। तो अब देखो आप Kp जो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन का, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यही होगा। तो अगर आप ऐड भी करें रिएक्शन में तो पार्शियल प्रेशर तो वही रहेगा ना, इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट करने वाला नहीं है, तो कांस्टेंट हो गया ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट हो गया तो पार्शियल प्रेशर क्यों चेंज होगा, तो हम लोग इसके साथ 1 कनेक्ट कर सकते हैं। 4 3 2 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, क्या क्या दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सेस, NiCN4 2- कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8। ध्यान रहे कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखिए K3CONO2 6। इस केस में क्या देखने को मिलेगा, यहां पे भी अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये भी जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। और कोबाल्ट की बात करें तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। सॉरी 3D7 हो जाएगा ना, 3D7 4s2। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +3, तो ये 3D6 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये 3D6 हो जाएगा। नेक्स्ट K2MnO4 जो कि ग्रीन कलर दिखाएगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये भी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए केसेस कंसीडर करें कि बोला गया कि चूज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन P का 1 दिया हुआ है, P के साथ 1 येलो कलरलेस होना चाहिए, बेसिकली मतलब एल्विस कलर हो सकता है, ये व्हाइट कलर देना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में कलर तो नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। देन Q का 1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वंस अगेन ये सही है, बिकॉज इन्होंने कलर एक्चुअली येलो नहीं देना था, यहाँ पे कलरलेस मेंशन करना था। अच्छा, R का 2 के साथ में, मैग्नेटिक मूवमेंट में ही करते हैं, R का 2 के साथ में बिल्कुल ग्रीन कलर होगा और S का 2 के साथ में दैट विल बी गोइंग, ये दोनों तो ग्रीन होंगे। ठीक है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान है कि डी ट्रांजिशन की वजह से ये दोनों ग्रीन कलर होंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इसकी बात करें तो ये कलरलेस कंसीडर किए जाएंगे, नो डी इलेक्ट्रॉन, तो ये कलरलेस होंगे। आई थिंक येलो दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P का 2 के साथ में मेंशन किया गया है। बी ऑप्शन पे देखते तो ये वाला ए ऑप्शन मतलब अगर इसको कलरलेस कंसीडर करें, येलो नहीं हो कलरलेस ले, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बी की बात करें तो P का 2 के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, P का 2 के साथ में ग्रीन कलर नहीं शो कर सकता है। Q का 1 के साथ में, Q को 1 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, ये तो सही है, बट यहाँ पे P के साथ 2 का ही गलत हो जा रहा है। R का 4 के साथ में डायमैग्नेटिक, R को 4 के साथ में नहीं, ये पैरामैग्नेटिक इन द नेचर होगा, और S के 3 के साथ में ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो 19 के केस में ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, और भी केसेस आप देख सकते हो, P का 4 के साथ में डायमैग्नेटिक बिल्कुल करेक्ट है, Q का 1 के साथ में, R का 3 तो R पैरामैग्नेटिक है, S का 2 तो ये बेसिकली ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक जाएगा, ये डायमैग्नेटिक, ये रिलेशन होगा, और इस रिलेशन के बेसिस पे आप क्लियरली ट्राई कर सकते हो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ गया है कि एक साइड में इन्होंने मोनोब्रोमिनेशन कराया हुआ है, तो आपको क्या करना है इस केस में प्रोडक्ट बनाकर देखना है कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। और बोला गया कि ऑड नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन, इवन नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन, टोटल प्रोडक्ट पूछा गया, इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनेक्टिव प्रोडक्ट। देखते हैं 1 by 1। यहाँ पे आप ब्रोमिनेशन कराओ, मोनोब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H में, तो देखो आप कौन कौन सा पोजीशन है जहाँ कराया जा सकता है। एक तो ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ सकते हो, ये सेंटर कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट इस केस में काउंट किया जाएगा जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यहाँ पे बात किया जाए तो ये कायरल सेंटर नहीं जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप क्लोरिनेशन कराते हो, एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा, R+S मान सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट वाले केस में अगर आप जो है क्लोरिनेशन कराओ तो नो, यहाँ पे नया सेंटर कायरल सेंटर नहीं जनरेट कर रहा है तो 1 प्रोडक्ट आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से 2 + 1 2 + 2 + 1 + 1 टोटल 6 है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज इवन।
यानी कि 1 को कनेक्ट किया जा सकता है इसके साथ, 1 लिया जा सकता है। उसके अलावा ऑड नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे ना तो जो एनान्सिमरिक पेयर है एक साथ आएंगे, पहले भी डिस्कस किया गया था, एनान्सिमरिक पेयर एक साथ में आएंगे। तो एक 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ से, सॉरी एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल आई थिंक इवन नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज देयर। और इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो 1 और 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, इवन नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट और इवन नंबर ऑफ, अगर बात किया जाए इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 1 ये हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो अब इस तरीके से इसमें सेकंड के अलावा ऑड नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 1 2 3 4 प्रोडक्ट आएंगे, तो ऑड नंबर नहीं इवन नंबर जनरेट होंगे। तो 1 3 4 को कनेक्ट किया जा सकता है पी के साथ में। सिमिलरली क्यू की बात करें तो क्यू आप देखिए, तो क्यू के केस में मेंशन किया गया है, ये आपके सामने है, ठीक है, ध्यान से देखना इसमें। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराएं, क्या क्या प्रोडक्ट बन के आ सकता है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, किसी एक पे आप कर दो, ठीक है, इस पे अटैच करा दो किसी एक पे, कोई नया कायरल सेंटर नहीं जनरेट हो रहा। सिमिलरली इस केस में देखिए, ठीक है, यहाँ तो नहीं कराया जा सकता, यहाँ पे करा सकते हो, ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। और जब इसको रिएक्शन यहाँ पे करा दोगे तो वंस अगेन कोई नया कायरल सेंटर नहीं जनरेट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वंस अगेन यहाँ पे देखोगे कि इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 3 करेक्ट है। उसके साथ ऑड नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये 7 आएगा, दोनों आइसोमर 7 आएंगे। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 जो है ऑड नंबर ऑफ टोटल फ्रैक्शन विल ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो यानी कि 2 विल बी करेक्ट। देन उसके अलावा जो है इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं, इसके पास सॉरी इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं होगा, इसके पास में जो है ऑड नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म करके आ रहे हैं। सिमिलरली देखो आप 4 को कनेक्ट कर सकते हैं, इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट अगर देखो तो 1 2 है, तो ये करेक्ट हो जाता है 2 3 4, 1 3 4 और 2 3 4। सिमिलरली आप अदर के केस में कर सकते हो, आर के केस में देखिए, ठीक है, तो आर के केस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ब्रोमिनेशन कराते जाओ 1 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ ज्वाइन किया जा सकता है इसको देख लो आप ध्यान से, यहीं से अभी तक आइडिया लग गया होगा तो आंसर क्या होगा इस केस में। सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ, इस तरीके से अटैच करा देता हूँ। तो क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ा था आपने इस वाले पोजीशन में, इस पे ज्वाइन कर दें तो एक नया कायरल सेंटर जनरेट करेगा। यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ से एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली एक प्रोडक्ट आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ट्राई कर लो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। सिमिलरली वी कैन गो विद 2 3 4, देख लो आप जो है एस के लिए ट्राई कर सकते हो, एस के केस में भी आपका 1 3 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही ट्राई करना होगा जैसे हम लोगों ने पी के केस में ट्राई किया है, क्यू के केस में ट्राई किया हुआ है। सिमिलरली आपको आर और एस में ट्राई करना है कि कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितने इसमें से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऑप्टेन होंगे। ये सभी आप आइडिया लगा सकते हो, इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग ट्राई किए हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का FST नंबर 22। मिलते हैं फिर नेक्स्ट FST के साथ में, तब तक आप अच्छे से जेई एडवांस की तैयारी जारी रखो और जो है एक अच्छा रैंक लेकर आप जेई एडवांस में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट FST के साथ। थैंक यू।